लेक्चर प्योरली थ्योरेटिकल है, सबको समझ में आएगा, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जस्ट स्टार्ट किया है, आज दूसरी क्लास है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की असल जो मज़ेदार क्लास होगी, जो कंसेप्चुअल क्लास होगी, वो नेक्स्ट क्लास जो फ्राइडे में है। लेकिन आपको आज की भी क्लास में कुछ नई बातें आएंगी। तो टॉपिक डालिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने एनोड, कैथोड रेज की डिस्कवरी वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया, एनालाइज कर लिया। आज के लेक्चर में टॉपिक डालिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल, जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल लिखिए सारा, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल, जिसमें सबसे पहला है जो आप पढ़ भी चुके हैं लेकिन आपके 11th के भी सिलेबस में है, वो है थॉमसन मॉडल। सुना है ना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर, जिसका प्लम और वाटरमेलन की तरह था। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितने अच्छे स्टूडेंट सब हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसमें कोई ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, जहाँ आएगा मैं वहाँ समझा दूँगा। नीचे लिखिए, एटम considered as positive charged sphere. Atom considered as positive charged sphere in which electrons are uniformly distributed. Uniformly distributed in this sphere. सच सच बताइए, ये सबको मालूम था कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। सर आई थिंक आपका माइक ऑफ हो गया। तो सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस लिख दिया। और मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि थॉमसन ने यही कहा था, और कि भाई एटम जो है कंसीडर्ड है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और उसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दैट द रीजन, इसको कहीं पर एक और लाइन लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पलम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। मालूम है ना सबको? सर हम इसके मॉडल को क्यों स्टडी करते हैं? जस्ट बिकॉज कि इसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की थी इसने, बस इसलिए। हाँ जी जी जी। और दूसरी बात, हाँ मैं इस बात अभी आने ही वाला हूँ, अभी बताता हूँ, रुक जाइए। पलम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, सही क्वेश्चन पूछा, मैं भी आता हूँ। पहले तो सारे लोग बताइए कि पहला स्लाइड सारे लोग लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ, जो लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, कोई नई बात नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं आप 9th 10th में।
हाँ, सुष्मित सिंह, मेरी आवाज आ रही है सुष्मित? यस सर। आप कहाँ कल चले गए थे भाई? आज आपका नेटवर्क सही है? सर नेटवर्क इशू हो रहा था कल सर, बहुत ज्यादा तकलीफ हो अच्छा गई। चलिए, ये हम लोगों ने थॉमसन मॉडल शुरू किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अमन, हाँ अमन गुर्जर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, ये भी हाँ। अब आइए कि हाँ, एक स्टूडेंट ऋषित का क्वेश्चन था कि देखिए, सबसे पहली बात कि चूंकि तो यहाँ देखें, एक क्वेश्चन है कि थॉमसन, देखिए एटॉमिक मॉडल के बारे में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया तो थॉमसन मॉडल दिया था। इसको पढ़ने की वजह देखिए, सिलेबस में 3 मॉडल आपको आएगा, 4 मॉडल आएगा, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, एक लास्ट में है श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम। तीनों शुरू के जो तीनों मॉडल हैं उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो क्वेश्चन एराइज ये होता है, माइंड में स्टूडेंट के क्वेश्चन आता है कि सर जब सब में ड्रॉबैक्स हैं तो सिलेबस में क्यों है? इसकी वजह, पहली वजह ये है कि जिस वक्त थॉमसन ने जो इंफॉर्मेशन दिया उस वक्त के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की, जैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो भाई कम से कम न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन तो दिया रदरफोर्ड, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ, तो सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, एटम में पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव चार्ज हैं, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज गिवन बाय द थॉमसन मॉडल। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। इसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स यही थी कि जो बाद में साबित होगा कि भाई उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था। बाद में साबित होगा कि पॉजिटिव चार्ज स्मॉल एरिया में रहता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इस वजह से मैंने नोट में लिख दिया, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मुझे उम्मीद है कि सबको आया होगा। यस सर। अच्छा, हाँ ठीक है, एक जरूरी ऐलान ये है कि आज के बैच में कुछ बच्चे ज्यादा हैं, इसका हमारा जो है मैं 12 से बच्चों को नहीं रखता हूँ, कुछ बच्चे इसमें बैकअप के लिए हैं, तो कोई बच्चे बुरा अपने दिल में ना लेंगे कि कोचिंग वाले झूठ बोल रहे हैं। 12 से ज्यादा बच्चे नहीं रहेंगे आपके में, तो इसलिए कुछ बच्चे बैकअप के लिए आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये माइंड मेकअप करने के लिए, ठीक है? हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, कुछ स्टूडेंट बैकअप के लिए आए हैं। चलिए ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये भी सबको आता है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, सारे यस लोग सर। मिलके बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छे। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले 2 चीजें मैं जानबूझ के लिख देता हूं, फिर इसके सेटअप के बारे में हम बात करेंगे। और पहला डॉट दीजिए, देखिए रदरफोर्ड ने जब अपने मॉडल बनाया था तो उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था, सबको याद है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, तो कोई बता सकता है गोल्ड ही क्यों लिया था? बताइए, कोई किसी को आइडिया है? क्योंकि गोल्ड बहुत सर थिन ये होता हाँ सर हाँ हाँ, गोल्ड की बताइए अवेलेबिलिटी बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, लिख लीजिए इस लाइन को, टू थिन गोल्ड फॉइल और दिस एक्सपेरिमेंट। मेरे साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि ये सब आपको आता है, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। और दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज
gold is most malleable metal। उसको आप हैमरिंग करके आप उसको थिन फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना थिन फॉइल रहे कि उसमें सिर्फ एक एटम समा सके, ये भी याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। उसको आप हैमरिंग करके मार के उसको इतना थिन फॉइल में कर दीजिए इसमें सिर्फ एक एटम ही समा सके। ओके, एक तो ये बात उन्होंने बोल लिया। दूसरी बात, दूसरा लाइन में लिख देता हूँ, ही बम्बार्डेड। बम्बार्डेड का वर्ड केमिस्ट्री में जब भी रहे तो ये मत समझिएगा, बम्बार्डेड का मतलब हुआ मशीन गन, AK-47 धर 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 जो आपको फायर होता है उसी तरह। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। अब मैंने पहली क्लास में अल्फा पार्टिकल बताया था, कोई बता सकता अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला? He+2। हाँ, हीलियम, ये याद रखिए, He2+। हीलियम न्यूक्लियाई होता है। हाँ, हीलियम न्यूक्लियाई। हाँ, या तो हीलियम न्यूक्लियाई बोलना है, लेकिन इसको +2 के फॉर्म में दिखाना है, बिकॉज अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये सही है, आप हीलियम न्यूक्लियस भी बोलिए, लेकिन हीलियम पर +2 चार्ज करके बोलिए। ओके ओके सर। हाँ सर आपने बॉम्बार्डेड का क्या बताया कि वो लाइन बाय लाइन उसको रिलीज कर रहा है हाँ, पार्टिकल। लगातार कॉन्टिन्यूसली बम्बार्ड करता रहे, तभी एक्सपेरिमेंट सही से उनको रिजल्ट आया। समझा? होता है जैसे मशीन गन AK-47 होता है ना, उसी तरह लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत सारी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फाइल पर। ओके, यस सर। इसलिए बम्बार्डेड का, हाँ, इम्बार्डेड का वर्ड आता है। बताइए श्रेष्ठा, समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको? यस, आ रहा है पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जहां से नई बातें होंगी हम लोग खुद उस पर जोर देंगे। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि ये सब आप सबको आता है। सेटअप लिखिए, ये सब में कोई नई बातें नहीं है। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गए, जानते हैं रदरफोर्ड दोबारा फिजिक्स में भी पढ़िएगा, वहाँ मैथमेटिकल फार्मूला बहुत सारे आएंगे, ये दोबारा फिजिक्स में भी आएगा। इसलिए केमिस्ट्री में इसका आगे कोई ज्यादा अप्रोच नहीं है, ये फिजिक्स में भी 12th के फिजिक्स में आएगा। सुना सारे लोग? मैंने बताया भी था आप लोगों को। हाँ, फिजिक्स में भी। हाँ, सेटअप में आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए एकदम जल्दी जल्दी, कि हम लोग नए टॉपिक पर आज ही शुरू कर देंगे। ये सब जल्दी जल्दी जहाँ जब सब कुछ आता है उसको हम लोग लिखते रहें। देखिए रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, ये लेड चैम्बर लिया, लेड बॉक्स लिया। क्यों लिया अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये जो है ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। क्या सब्सटेंस लिया, जल्दी बताइए? Radioactive substance। अच्छा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? हाँ बताइए क्या होता है? विच प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा, हाँ, विच प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा गामा रेज। सुना? हेलो एवरीवन। ओके सर। क्योंकि अभी आपने कहा, अभी एक्सपेरिमेंट में है ना, ही बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कहाँ से आएगा? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आएगा। द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, लेड चैम्बर में इसलिए रखा, डायरेक्ट आप नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रेस होती हैं। समझा? तो इसलिए उसको लेड बॉक्स के अंदर डाला गया। वह डायरेक्ट आप रख ही नहीं सकते। जो एक्सपेरिमेंट करेगा वो खुद उसके पूरे बोन को, पूरे बॉडी को गला देगा, इसीलिए उसको लेड बॉक्स के अंदर रखा गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। Sir, alpha particle radioactive substance। जी जी जी, मैंने नीचे लिख दिया, देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये पढ़िएगा भी, फिजिक्स में भी है, व्हाट इज रेडियो। हेनरी बैकुलर एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी। जो भी अल्फा बीटा गामा रेज होती है, जो भी एटॉमिक बम बनते हैं, उस समय सबका रोल है। रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ देखिएगा, इसलिए वहाँ जितने भी साइंटिस्ट होते हैं बहुत ही बचा के एक्सपेरिमेंट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। जहाँ लीकेज होगी बहुत सारे लोगों को मार देगा।
न्यूक्लियर रिएक्टर जहां बम बनता है वहां रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जरूरत होती है, अल्फा बीटा गामा रेज। जैसे यूरेनियम 235 9th में पढ़ा होगा, जो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आइए, तो ये रेज पास हो रहे हैं, मेरे साथ साथ एकदम बनाते रहिए। कोई ये सब आपको आता है, मेरे साथ साथ बनाते रहिए। जहां नई बातें होंगी मैं खुद कहूँ जाइए। इसको कहते हैं सिलिट। देखिए सिलिट क्यों कहते हैं कि ये रेज उधर उधर ना भाग सके, एक पार्टिकुलर पॉइंट से सारी रेज जा सके। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन, एक पार्टिकुलर पॉइंट से, हाँ, उधर जाएगा तो वो भी सही नहीं है, इसीलिए कहा गया स्लिट वर्ड। जैसे आप घर सब में देखते होंगे, विंडो में थोड़ा सा होल रहता है तो तमाम रेज एक पार्टिकुलर पॉइंट से आती हैं, फोकस्ड रहती हैं, तो इसीलिए कहा गया कि स्लिट लीजिए। फिर यहाँ पर गोल्ड फॉइल लिया गया, इसको लगातार बम्बार्डेड कराया गया, थिन फॉइल लिया गया। तो अब इस पर रेज आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, सारे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और बताइए, ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए वही बातें जो मैंने पहली क्लास में बताया था, कैसे पता चला उसको ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए ZNS स्क्रीन लगाया गया। और ZNS का क्या काम होता है, सारे लोग बताइए, ग्लो करना। याद है सबको? हेलो एवरीवन। Yes. ये बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये बताया था मैंने, तभी तो एक्सपेरिमेंट का पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो एक्सपेरिमेंट को पता लगाने के लिए उन्होंने, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ये मैं हाँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहली क्लास में। सर एक बार प्लीज आ रहा है रिपीट। सुस्मित से? ये फर्स्ट टाइम था इसलिए क्लास पर। हाँ, फिर बता देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट को देखिए, एक्सपेरिमेंट को जब कराया जाएगा तो देखना भी तो है, अपनी आंखों से देखना तो है। तो आंखों से देखने के लिए उन्होंने क्या किया, ZNS स्क्रीन लगाया। ZNS स्क्रीन का काम ही यही होता है कि जब उस पर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करती है ना, तो वो चमकने लगता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ओके स्टूडेंट? हाँ, लिख दिया मैंने, तू बोलो। हाँ हाँ, अर्पित आ रहा है, आयुषी, सुस्मित सिंह, श्रेष्ठा, सबको आ रहा है अच्छे से? कीर्तिका? हाँ, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब उन्होंने जो देखा, तो जो तो आप 9th में पढ़ चुके हैं, मोस्टली रेस सीधे पास कर गए। याद आया? जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे शादी ब्याह में भग चुक जलने लगता है कि नहीं बल्ब, बहुत ज्यादा जलने लगा, तो साइंटिस्ट को लगा कि मोस्टली रेस सीधे पास हो गई। समझ, इसको देखकर वो चमकने लगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। अब आइए, कुछ रेज, हाँ कुछ रेज जो हैं वो, हाँ वेरी गुड हो गए। इसको मैं और दूसरे फॉर्म में भी बनाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए पहले, दूसरे से हो गई। अब कुछ रेज जो है ना, वो गई और उसी पाथ में रिबाउंड हो गए, 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गई। वेरी फ्यू ऑफ देम, ज्यादातर रेज अनडिफ्लेक्टेड, कुछ जो हैं स्मॉल एंगल से, उससे भी कम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। ये 3 रिजल्ट जो मैं अभी लिखने वाला हूं, लिख लीजिए सारे लोग। यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताइए। नो सर। No, sir. और bounce back हुई। हाँ हाँ, सांची क्या बता रही थी आप? तो यहाँ पे 2 चीजें हुई, एक तो वो डिफ्लेक्ट हुई और एक बाउंस बैक। हाँ हाँ, नहीं, एक सीधे पास कर गई ज्यादातर रेस, एक स्मॉल एंगल से गई डिफ्लेक्ट हो गई, और एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। हाँ, जैसे आप दीवार पर गेंद मारते हैं तो गेंद आप ही के पास आता है, वो मैं भी लिखवाने वाला हूं आपको। ठीक है, अमन गुर्जर आपको आ रहा है? अमन? यस सर। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा अमन। ठीक है, चलिए लिख लिया एवरीवन? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी। चलिए अब आइए, अब लिखिए सारे लोग मेरे साथ साथ लिखिए, ऑब्जर्वेशन मेरे साथ साथ लिखिए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, तो लिखिए मोस्ट, मेरे साथ साथ लिखिए,
मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, या आप रेज भी लिख सकते हैं, पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। पहला पॉइंट है कि अनडिफ्लेक्टेड चला गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि अ स्मॉल फ्रैक्शन of the alpha particle deflected by a small angle, और ये एंगल याद रखिए, कितना एंगल होना चाहिए, सुनिए अच्छे से, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। कितना होगा, जल्दी बताइए सारे लोग। एंगल लेस देन 90 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। सर थर्ड में 1 of every 12,000। या 12,000, हाँ कहीं पर 20 कहिए, बहुत कम, 20 ज्यादातर लिखा रहता है, 20 ओके, 1 in 20, ये पूछना चाह रहे ऋषि। सॉरी सर, वो लेकिन एनसीईआरटी में शायद आई थिंक 12 है, मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन नहीं 20 ही ज्यादा है, बहुत ही, 20 में 1। ओके, फिर से सर। कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब इससे कोई ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। अ वेरी फ्यू, फिर से चेक कर लीजिएगा, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल deflected by 180 degree, या डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड लिख सकते हैं तो ज्यादा सही होगा, डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड बाय 180 डिग्री, डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड बाय 180 डिग्री। और ये ज्यादातर कहा जाता है ऑलमोस्ट 1 in 20,000 retraces its path, या आप retraces its path, अपने पाथ में वापस जाना। रिटर्न एवरीवन, रिटर्न जल्दी बता दीजिए। यस सर लिख दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये तो आपको सबको आता ही था। अब आइए इसके बेसिस पर अब हम कंक्लूजन लिखेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या बातें लोगों को मालूम हुई। तो पहला पॉइंट बताइए, मोस्टली रेज अनडिफ्लेक्टेड से क्या समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इनसाइड एन एटम। या वेरी गुड, सबको समझ में आया होगा, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, हाँ या ना। मोस्ट ऑफ द स्पेस, यस सर। हाँ वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, सीधे अनडिफ्लेक्टेड हो गई, इन एन एटम इज एम्प्टी, यानी आप कह सकते हैं हॉलो। बहुत ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, वेकेंट है, एम्प्टी है। बताइए, किसी को कोई डाउट है? नहीं, वेरी गुड, हाँ। अब आइए सर सेकंड पॉइंट। हाँ, अब देखिए सेकंड पॉइंट ये है, पहले सब समझा लेते हैं। हाँ बोलिए आप। In an atom, some negatively charged species are present called electrons, which deflected the rays by small angles. हाँ, यहाँ देखते हैं, देखिए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होने का ये मतलब हुआ, सारे लोग ध्यान दें, इधर देखिए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड का ये मतलब हुआ कि सारे लोग बताइए कि अल्फा पार्टिकल को मैंने अभी बताया था आपको कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक गया होगा, जैसे ये मान लिया ये कोई एक पॉइंट है, तो ये एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। तो बताइए डिफ्लेक्शन क्यों होता है? रिपल्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है, जल्दी बताइए। रिपल्शन। सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो रिपेल करते हैं।
अगर सिमिलर होते तो नहीं, हाँ नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव सिमिलर चार्ज होते हैं तो रिपल्शन होते हैं। आया समझ में? आया ना? सर हाँ सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, हाँ वो आपको बोलने में हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए सारे लोग, पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ एक मिनट अभी बताते हैं, पहले गौर से सुनिए। तो बहुत ही कम रेज जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड। इससे ये बात साबित हुआ, सारे लोग सुनिए, कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, तभी सिमिलर चार्ज गया और डिविएट हो गया, रिपल्शन हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? पहली बात ये साबित हुई कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं। ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस। सुस्मित, अमन, सब लोग बताइए, ये बात क्लियर हो गई कि स्मॉल एंगल्स का मतलब? वेरी गुड, कि एटम के अंदर स्मॉल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अब आइए लिखिएगा, नहीं मैं सब एक साथ लिखवा दूंगा। उसके बाद कहा गया वेरी फ्यू ऑफ देम। थॉमसन ने कहा था पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, लेकिन बाउंस बैक का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज स्मॉल एरिया पर कंसंट्रेट, इसको कहते हैं डेंस। जैसे आप जनरल डेली लाइफ में लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ना कि डेंस पॉपुलेशन है, स्मॉल एरिया, आबादी ज्यादा। बोलिए, कहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यही हाल यहाँ पर है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन स्मॉल एरिया पर कंसंट्रेटेड है, डेंस। इसीलिए 180 डिग्री पर ये रिबाउंस हो गया। जब कोई भी बॉडी एक ही एरिया पर कंसंट्रेटेड होगी, कोई भी चार्ज, तो 1 डिग्री पर होगी। फिर से मैं बोलना, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड का ये मतलब हो गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। एटम हैज पॉजिटिव एंटिटीज, एटम हैज पॉजिटिव एंटिटीज। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन से पता चला। तीसरा ऑब्जर्वेशन था अ वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक बाय 180 डिग्री। इससे ये साबित हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पूरे इलाके में, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्मॉल एरिया में है। उसी स्मॉल सेंटर को न्यूक्लियस कहा गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए आप। Yes, sir. हाँ, अच्छे से आया कि नहीं आया? रेशित, अमान, सबको, सुस्मित, सबको आया होगा। यस सर। तो एटम हैज, मेरे साथ साथ लिखिए, एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज। ये बात समझ में आई कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कोई ना कोई है, जगह है। एंटिटीज माने पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज है, ये मालूम हुआ। तीसरे ऑब्जर्वेशन से क्या मालूम हुआ कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि स्मॉल एरिया पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं? जल्दी बोलिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पॉजिटिवली चार्ज। कृतिका, आपको आ रहा है साइंटिस्ट? present as dense mass, ये लिख लीजिए, dense mass at the center, at the center। कोई चीज का भी सेंटर बताइए, बड़ा होता है कि छोटा होता है? जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए सारे लोग मिलकर। छोटा होता है। यस। अब इसी के आगे अभी लाइन जगह खाली नहीं है, पहले लिख लीजिए, इसी सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना बता दीजिए। यस सर। हाँ, रिटर्न, चलिए अच्छी बात है। सब लोग रिटर्न Sir, written. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ ऋषित, पूछिए। हाँ सर, ये आपने बताया कि ये तो हमें पता ही है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस, और आपने बताया कि वो कैसे पता चला था। तो अब न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो क्या न्यूट्रॉन भी इसने किए थे डिस्कवरी? नहीं, न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में आया। नहीं, न्यूट्रॉन बाद में आया, रदरफोर्ड के बाद में 1932 में आया। ये तो 1911 की बातें हैं। न्यूट्रॉन तो नहीं कर सकते। नहीं, न्यूट्रॉन तो है, बाद में कहा दिया गया कि न्यूट्रॉन भी उसके अंदर है, लेकिन उस वक्त तक रदरफोर्ड ने खोज नहीं बताया था। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बाद में हुई थी ना, 1932 में, बहुत बाद में हुई है। लेकिन ये बातें हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों रहता है। इन्होंने बताया था कि चार्ज जो है न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन की वजह से है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? बाद में साबित हुआ प्रोटॉन भी है तो है, न्यूट्रॉन भी है। वो 1932 में आया था।
वो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, जब हम लोग डिफरेंट मॉडल पढ़ लेंगे ना तो मैं बहुत अच्छा एक चार्ट बनाऊंगा उससे, और उसमें हम लोग पूरा ये भी लिखेंगे कितने 1932 में कौन थे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो डिफरेंट मॉडल को हम लोग पढ़ लेते हैं, जो आपको कंफ्यूजन है कि पहले कौन क्या दिया वो सब हम एक चार्ट बनाएंगे। समझ रहे हैं ना अभी आप, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुआ है। जब हाँ बताइए सर, जो अल्फा रेस पार्टिकल्स मतलब रेस पास करी थी, तो उसकी जगह हमने कोई और रेस क्यों नहीं पास करी रदरफोर्ड? देखिए अल्फा रेडियो एक्टिव डीके में उन्होंने अल्फा पार्टिकल का उन्होंने इसलिए लिया कि बीटा पार्टिकल के अंदर जो है, बीटा पार्टिकल में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब बीटा जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बीटा नेगेटिवली चार्ज, गामा न्यूट्रल होता है, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और उस वक्त तक अल्फा का सोर्स आसानी से मिला। कैसे मिला अल्फा का सोर्स? देखिए, जैसे देखिए कार्बन, मैं आपको बताता हूँ, बेरिलियम है ना, बेरिलियम का नाम सुना था? बेरिलियम, यस सर। देखिए कार्बन बेरिलियम पर जैसे ही अल्फा पार्टिकल का हुआ तो अल्फा पार्टिकल का उस वक्त निकालना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसी से हुई थी, न्यूक्लियर रिएक्शन से। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स आसानी से मिलता है रेडियो एक्टिव से। समझा? यहाँ देखिए हेलियम न्यूक्लियाई, बीटा कोई न्यूक्लियस नहीं है। बीटा कौन सा एटम लेता है? जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है। हीलियम एक एटम भी है और हीलियम अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला भी है। बीटा कोई एटम नहीं होता, इसलिए बीटा पर नजर नहीं गई। हीलियम एक एटम भी है। मेरी बात समझ में आई? और अल्फा, हाँ, इसलिए सांची समझ में आया। बीटा कोई एलिमेंट का नाम नहीं, जैसे प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, अल्फा हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा नथिंग। बीटा सिंपल इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, -1 बीटा होता है, वो कोई एटम की तरह नहीं होता। ओके, तो नीचे लिखिएगा द डेंस मास इज वेरी, पहले लिख लीजिए फिर डाउट पूछेगा। वेरी स्मॉल एंड इज नोन एज न्यूक्लियस। चलिए बताइए, ऑब्जर्वेशन से सब कुछ आपको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो आप अभी बताओगे वो इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट या फिर अभी? हाँ अभी सब बताएंगे ना, अभी तो बस ये ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन हुआ है, अभी तो ऑब्जर्वेशन। ये बता देना कि वो इलेक्ट्रॉन आपने नेगेटिवली चार्ज है क्या अल्फा पार्टिकल्स? नहीं, अल्फा तो पॉजिटिव होता है ना, मैं तो बता दिया हूँ। अल्फा जो है हीलियम न्यूक्लियस होता है, Sp2+, तो बता दिया ना मैंने शुरू में। तो फिर सर जब वो आपने कहा था कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन, नहीं रिपल्शन हुआ ना, जैसे गया रिपल्शन हुआ इसलिए फेंक दिया बाहर। अट्रैक्शन होता है तो खींच लेता आपस में। सर अगर रिपल्शन कब होता है? सेम चार्जेस हो। हाँ, तो रिपल्शन फिर में सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और अल्फा पॉजिटिव है, तो ये तो अट्रैक्शन वाला हुआ। हाँ, तो इसलिए तो मैं तो कह रहा हूँ रिपल्शन है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही गया तो ये खींच नहीं पाया, उसको फेंक दिया, रिपल्शन हो गया। ये रिपल्शन ही तो बता रहा है। हेलो, समझ में आया? सिमिलर चार्ज रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। सर फिर वो जो इस स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, उसने क्या किस स्पीशीज को बताया था कि हाँ ये भी एटम के अंदर है? उसने बताया ना, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। बिकॉज अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो रिपल्शन नहीं होता। अल्फा पार्टिकल जा रही है, सीधे जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपल्शन हो रहा है अल्फा, और इसका मतलब इसके सेंटर पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी रिपल्शन हो रहा है। ओके सर। हाँ ये है, तो रिपल्शन की वजह से ये साबित हुआ कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, नंबर 1, और वो स्मॉल एरिया पर है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्मॉल एरिया पर, उसी को कहा गया न्यूक्लियस। ओके, और कोई डाउट? लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ ऋषि समझ में आया? यस सर। यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। अब नीचे एक स्टार पॉइंट डालिए। ऑन द बेसिस ऑफ, एक 2 लाइन छोड़कर, on the basis of observation and conclusion, Rutherford gives
एटॉमिक मॉडल, उन्होंने एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहे, ठीक है, उसी में सब इलेक्ट्रॉन की बातें आएंगी। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। सर फिर जो वो 180 वाली हुई थी जो कम्प्लीटली हुई थी, उन्होंने क्या बताया? ये तो बता दिया आप कहाँ रहते हैं, ये तो बता दिया थर्ड पॉइंट, ये स्मॉल एरिया पर है, उसी को न्यूक्लियस कहा गया। सेकंड पॉइंट से पता चला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सेकंड अच्छा, पॉइंट मतलब लिखा है? कि उसने ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के अंदर है? नहीं, हम बता रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले ये पता चल गया कि रिपल्शन है तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लियर हुआ। स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट का मतलब ये हुआ, ठीक है। यस सर। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था कि 180 डिग्री से रीट्रेसेस हो गया, उससे ये साबित हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो स्मॉल एरिया पर है। किस पर है? स्मॉल एरिया पर है, समझ रहे हैं ना। एक ही डेंस ऑब्जेक्ट की तरह एक कुछ एरिया पर है, इसलिए गया और टकरा कर वापस आ गया। समझा कि नहीं? इसलिए कहा गया कि ये, इसी को कहा गया कि ये, इस सेंटर को कहा गया, ये मैंने लिख दिया, द डेंस मास इज वेरी स्मॉल एंड इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके ऋषि? यस सर। आया ऋषि समझ में? आगे बढ़े, ये लिख लिया, ऑन द बेसिस ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन डिफरेंट रदरफोर्ड गिव्स। हाँ ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट मेरे साथ साथ लिखिए, डेंस positively charged mass in the। सॉरी सर, वो मैं बार बार ऐसे पूछ रहा हूँ एक ही क्वेश्चन। सर मेरे को ये पूछना है कि उसने मतलब मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं टाइम दूंगा आपको। अभी जस्ट मैं इस पूरे पॉइंट को लिख लेता हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। नाम सुना ना सारे लोग? सर और शेल। हाँ नहीं, शेल नहीं बोलेंगे, शेल बोर मॉडल ने दिया था, अभी ऑर्बिट ही बोलेंगे, अभी ऑर्बिट ही रखिए। हाँ, ऑर्बिट को शेल कहते हैं, वो बाद में आएगा बोर मॉडल के मुताबिक। ओके साइंटिस्ट? यस सर। रिटर्न जस्ट अ सेकंड सर। हाँ नहीं, लिखिए, आराम से लिखिए। हाँ, सूरत आपको आ रहा है कि नहीं? सूरत, आपका नाम ही नहीं लिया आज एक भी दफा। सूरत आ रहा है? समझ में? हाँ यस सर। वेरी गुड। यस पिछला सर, आ लेक्चर रहा है। ठीक है। मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर मैं 5-10 मिनट आपको डाउट का सब दूंगा कि किसको क्या नहीं समझ में आया। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। आपने ऋषित लिख लिया? यस सर। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड। बताइए, दोनों में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो ऋषित आप बात कर रहे थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। हाँ, हेल्ड टुगेदर। अब मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ इस पॉइंट के बाद। टुगेदर बाई केमिस्ट्री या फिजिक्स में याद रखिए, इसका नाम याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने इसलिए कहा कि एटॉमिक मॉडल में कुछ फिजिक्स की बातें भी होंगी, तो उसको
याद रखिए, दो चार्ज बॉडी के बीच में, यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार जो रिवॉल्व करता रहता है, उसकी वजह ये है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बताइए हाँ या ना, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम यस सर। ऋषित, अब आपका डाउट क्या है पूछिए आपका। सर एक बार मुझे करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग कि हाँ। जो मैंने अब तक समझा है सर, हाँ, पहली हाँ। जो बिल्कुल पास कर गई थी तो उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन का स्पेस एम्प्टी है। अब जो स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हुई उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको, आप नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए वही उससे मैं समझा रहा हूँ। न्यूक्लियस है सर। हाँ अभी बता रहे हैं, अभी पहले बता रहे हैं। चलिए मैं रिपीट करता हूँ, सारे लोग दोबारा समझें। पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला, चलिए ये पहले लिख लिया सारे लोगों ने, अमन, अर्पित, सुस्मित, सूरज, सबने सर लिख लिया। वेरी गुड। अब चलिए ओके ऋषित, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए पहला था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉल एंड डिफ्लेक्टेड। ये पहला ऑब्जर्वेशन मिला, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे यस लोग। सर। Yes, sir. इसका कंक्लूजन, हाँ शायद मिट गया, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि मोस्टली स्पेस जो एटम का है वो हॉलो है, वेकेंट है, एम्प्टी है। डिड यू अंडरस्टैंड? पहले ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक, No, sir. अब देखिए मैं आपको बना के समझाता हूँ, सुनिए। ये मान लीजिए एटम है, ठीक है, वेरी गुड। और ये मान लीजिए सेंटर। अभी हमें मालूम नहीं है कि सेंटर पर कौन सा चार्ज है। ओके सारे स्टूडेंट, हम इसको मान लेते हैं सेंटर। यस सर। अभी हम कुछ भी नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, ठीक है भाई। अब देखिए मैं ऐसे समझा देता हूँ तो आपको समझ, मोस्टली रेस पास हो गई, मोस्टली रेस पास हो गई, मोस्टली रेस पास हो गई, मोस्टली रेस, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे कुछ रेस गई, इसके करीब गई, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। ओके सर। तो ये अल्फा रेस है, अल्फा पॉजिटिव होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, पॉजिटिव होता है। इससे ये साबित हुआ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हो, जो आपका डाउट है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेंटर में होता ही नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं जो सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, कुछ ही इलाके पर है। तभी तो रिपल्शन हुआ, डिफ्लेक्ट गया और भगा दिया। सर तो सिर्फ सेंटर से ही रिपल्शन हुआ था? हाँ जोर से बोलिए। सिर्फ सेंटर से ही रिपल्शन हुआ था? क्या, किससे रिपल्शन हुआ था? सेंटर में आके ये। हाँ भाई, तो मैं कहा कि गया, नजदीक गया, मोस्टली स्पेस तो खाली है ना। अरे बोलिए ना, मोस्टली स्पेस तो खाली है। तो जैसे ही, हाँ मोस्टली स्पेस तो खाली है ना एटम का, ये तो मालूम हो गया ना सबको। यस सर। अब ये हुआ कि स्मॉल एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुआ, इससे ये साबित हुआ कि भाई रिपल्शन हो रहा है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन से पता चला। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये पता चला सबको। बोलिए हाँ या ना, इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। ऋषित, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है? अब आइए तीसरे ऑब्जर्वेशन पर। तीसरा ऑब्जर्वेशन कह रहा है वेरी फ्यू ऑफ देम। इससे ये साबित हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है लेकिन स्मॉल एरिया पर, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्मॉल एरिया पर है, डेंस आबादी हो गई, इसलिए गया अब फिर 180 डिग्री पर रिप्लेस हो गया। इससे साथ, इसी को कहते हैं सेंटर न्यूक्लियस। पहले साबित हुआ कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तीसरे ऑब्जर्वेशन से साबित हुआ कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्मॉल एरिया पर ही कंसंट्रेटेड है, इसलिए उसका नाम मैंने लिखा डेंस मास। पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर, छोटे से इलाके पर कंसंट्रेटेड है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए ऋषि, डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर उस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में कहने का मतलब था कि उस एक ही पॉइंट से जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट है, वहां से कुछ रेज तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड, कुछ 180 से हुई उस एक पॉइंट पे। हाँ।
ओके सर, उससे पता चल गया, जो आपने कहा ना स्मॉल एंगल, उससे पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज है। और 180 डिग्री से पता चला कि भाई स्मॉल चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल एरिया पर है, दोनों के नजदीक जाकर डिफ्लेक्ट, और एक 180 डिग्री। उससे सब समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन स्मॉल एरिया पर ही है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। सब लोगों को समझ में आया? अमन, सुस्मित, सबको अच्छे से आ गया? Yes, sir. यस सर। अमन, आपको आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आइए ड्रॉबैक्स, और ड्रॉबैक्स के बाद फिर हम नई चीज पर आएंगे। असल मजा उसी में है फिर, यहाँ तक ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। चलिए श्रेष्ठा बताइए, रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया? मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। चलिए, क्या मैं आपको, सुनिए मेरी बात से पहले टॉपिक डाला कि पहले टॉपिक डाला आप लोगों ने कि नहीं डाला, ये पहले बताइए। यस सर। Yes, sir. अब सुनिए, लिखिएगा नहीं, उसके बाद कुछ एक आध न्यूमेरिकल में कराऊंगा इसको। मैं पहले डिटेल में समझा रहा हूं, प्लीज सुनिएगा अच्छे से। कि रदरफोर्ड ने ये कहा, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, मेरी आवाज को सुनिएगा फिर क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। कि रदरफोर्ड ने ये तो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन खुद सोचिए, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, घूम रहा है, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही कि नहीं इलेक्ट्रॉन की? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। सब लोग बोलिए हाँ या ना। यस सर, चेंज हो रही है सर। तो खुद सोचिए, फिजिक्स कहता है जहां डायरेक्शन चेंज हो, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज हो, तो उस मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए हाँ या ना। यस सर। तो ये पहला सुनिए अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन में है। ये बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई हाँ या ना? Yes. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। यस सर। ठीक है। ऋषित, आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, फिर से एक दफा और। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, सो द इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, वेरी गुड। यस सर। हाँ, बाद में क्या हुआ, एक मैक्सवेल की थ्योरी आई थी। अब सुनिए, अब रदरफोर्ड का बात हटाइए आप, अब आइए मैक्सवेल को 2 मिनट समझिए। मैक्सवेल ने ये कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मोशन में है, तो देखिए यहां पर 2 चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस है, हाँ या ना? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस भी तो है। यस सर। तो मैक्सवेल का कंसेप्ट ये था, मैक्सवेल पहले ये थ्योरी दे चुका था। मैक्सवेल ने ये कहा था अगर एनी चार्ज पार्टिकल rotates around with another charged particle, again I repeat, okay, if any charged particle rotates around any charged particle in accelerated motion, तो continuously उसकी एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी लॉस होती रहती है। ये मैक्सवेल ने कहा था। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। सबको समझ में आया? यस सर। sir. Again I repeat, if any charged particle is in accelerated motion with respect to another charged particle, then it release energy, और रिलीज जब एनर्जी होगी तो घटते 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 इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए था। सर पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अंदर? हाँ, इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रदरफोर्ड इसी बात को एक्सप्लेन नहीं पाया। रदरफोर्ड ने तो बताया, हाँ एक मिनट मुझे कंप्लीट होने दिए। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एक्सीलरेटेड मोशन है। मैक्सवेल ने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो तुम्हारे मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन मोशन में होती है तो एनर्जी लॉस होती रहती है। तो लॉस होते 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 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उन्होंने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है,
एनर्जी क्या होगी, एनर्जी घटेगी बढ़ेगी क्या होगी, कुछ नहीं बताया। तो मैक्सवेल की थ्योरी ने रदरफोर्ड के अंदर ड्रॉबैक्स लाया। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस Yes. सर। मैं पहले डिटेल में लिखवाऊंगा, फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा। बताइए, सूरत, सांची, सुस्मित, अमन, ऋषित और क्या कहते हैं, श्रेष्ठा, कीर्तिका, सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आगे। समझ में आ गया। सर आ गया। वेरी गुड। अच्छा, नहीं भी आया तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, हो सकता है आपको पॉइंट से समझ में आए। मैं पहले डिटेल में लिखवाऊंगा। चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू, मेरे साथ साथ लिखिए, according to Rutherford, इलेक्ट्रॉन, मेरे साथ साथ दम लिखिए, revolve around the nucleus। अर्पित आ रहा है ना आपको, और आयुषी? यस सर। आयुषी क्यों नहीं बोल रही हैं? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखा रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूंगा। देन इलेक्ट्रॉन इज, या इलेक्ट्रॉन चेंजेस, सारे लोग ध्यान दें, लिखने रहें, इस डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली। तो हो सकता है इस लैंग्वेज से भी आपको समझ में आए, कॉन्टिन्यूसली। Therefore, electrons is in accelerated motion। तो बताइए, रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेलरेटेड मोशन में? ये बात सबको समझ में आ गई? हो सकता है कि मैं समझाया होऊंगा। हाँ, ये मैंने जानबूझ के लिखवा दिया। हम ड्रॉबैक्स, मैं बुक की बात लिखवाता ना तो एक ही लाइन में खत्म हो जाता, तो फिर आपको समझ में नहीं आता। तो मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखा दूं, चेंजेस डायरेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन। ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. आ गया। यस सर आ गया। हाँ, अब एक लाइन छोड़कर मैक्सवेल के बारे में भी लिख लीजिए, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देंगे, तो आपको दोनों को समझने में आसानी होगी। लिखिए अब, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने कहा कि चलो तुम्हारी बात अगर हम मान भी लेते हैं कि भाई एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो मैक्सवेल ने कहा कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, लिखते रहिए, इफ अ चार्ज पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल rotates around another charge particle, इन, याद रखिए, इन आगे का लाइन पहले लिख लिया, पहला वाला लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। श्रेष्ठा आ रहा है ना आपको? श्रेष्ठा, Yes, sir. आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। इन एक्सेल, ये लाइन याद रखिए, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन याद रखिए। मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो बताइए ये रिलीज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली करेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हेलो, Release. हाँ, देन इट Yes, sir. रिलीजेस एनर्जी कॉन्टिन्यूस। Continuous. बस खुद सोचिए, आप अपनी मिसाल लीजिए। अगर आप चिलचिलाती धूप में लगातार दौड़ रहे हैं तो आपकी एनर्जी घटते घटते आप थक के बैठ जाएंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो वही हाल यहाँ पर है, वही हाल यहाँ पर है कि मैक्सवेल ने कहा रदरफोर्ड को कि अगर तुम्हारी बात सही है तो अब बताओ, तुम्हारे मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होते होते गिर जानी चाहिए। तुम तो कुछ एनर्जी का बता ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ डायरेक्ट बता दिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्यों रिवॉल्व कर रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जीज? एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? ये सब नहीं बता पाया। इसलिए बाद में बोर मॉडल ने मैक्सवेल पर रिसर्च किया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर रिसर्च करके अपना मॉडल दिया। इसलिए एनसीईआरटी के मुताबिक रदरफोर्ड के बाद जस्ट बोर मॉडल नहीं पढ़ना है। रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बाद बोर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। क्या Yes, मेरी sir. बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
एग्जाम में जब भी ड्रॉबैक्स आए, मान लीजिए ये लिखना, ये तो मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए लिखाया शॉर्ट फॉर्म में, बस एक लाइन में। पहला पॉइंट कि भाई रदर, अब यहां से लिखिए क्या बताया भाई, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, बस एक लाइन में, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, क्योंकि एटम गिर गया, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर गिर गया, तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया रदरफोर्ड। बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस। अब ये छोटा छोटा पॉइंट लिख दिया हूं। हाँ, मैंने पहले रदरफोर्ड का पॉइंट लिख दिया, मैक्सवेल का लिख दिया, उसके बेसिस पर आया। और ये बेचारा ये भी नहीं बता पाया, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सब कुछ नहीं बताया। अच्छा, तीसरा अभी मत, तीसरा देखिए कुछ चीजें जो है ना आगे क्लियर होंगी, मैं लिख देता हूं, आप क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ये आगे टॉपिक ही है, इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। बोर मॉडल ने 9 स्पेक्ट्रम दिया था ना, तो ये Yes, है। अभी मत, आप कोई पूछेगा क्या, आपको समझ में समझाऊंगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए बाद में पढ़ना है। तो लाइन स्पेक्ट्रम खुद टॉपिक ही है, बस यहाँ पर लिखना है डज नॉट एक्सप्लेन द 9 स्पेक्ट्रम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, आ गया। वेरी गुड। सर 11th के अकॉर्डिंग जो 3 मॉडल्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट है, वो आए हैं कभी एग्जाम्स में? आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रदरफोर्ड, इसलिए रदरफोर्ड ये सब जो लिखाया जा रहा है ना, ये स्टेटमेंट पर आपका रिसर्च होना चाहिए। वो कह देगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हाई ड्रॉबैक्स, व्हाई रदरफोर्ड फेल्स, 4 ऑप्शन इसी तरह दे देगा, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, या 3 लाइन और कुछ दे देगा, एजर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, क्योंकि आप जो 11th का पेपर आपको स्कूल लेवल में भी जो आएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव में इसी को देगा। और ये सब चीजें दोबारा फिजिक्स में भी करनी है आपको, 12th में आपका मजबूत हो जाएगा। हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। आप देखिए Yes, sir. कंपटीशन की तैयारी के लिए हमें एक एक पॉइंट पर रिसर्च होना, ये नहीं कि सर ये आएगा या नहीं, हमें सब पढ़ना अच्छे से। आप जिस पॉइंट को छोड़िएगा कि सर ये नहीं आता, वही आ जाता है एग्जाम में, फिर बाद में आप अफसोस करते हैं, अरे ये पढ़ लेते तो क्या होता। समझ रहे ना, इस तरह की बातें होती हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। कंपटीशन की जो तैयारी करता है, एवरी चैप्टर, एवरी पॉइंट, एवरी सब्जेक्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ इस चैप्टर से इतना नंबर का क्वेश्चन आएगा, नो। आपको फौज की तरह तैयारी करना है। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताएं, तैयारी हमेशा करनी है। हाँ यस सर। चलिए ऋषि, समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर, आ गया समझ। अब आइए एक नोट लिखिए, फिर हम इंटायरली डिफरेंट टॉपिक पर आते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा था, लिख लीजिए कि radius of nucleus is very small, as compared to radius of atom। खुद सोचिए, न्यूक्लियस बहुत, एटम भी छोटा होता है। अब ये रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा, आर एटम का डाटा याद रखिएगा, 10⁻⁻10 मीटर। और मैं अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी याद रखिएगा, 10⁻⁻15 मीटर। ये डेटा याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट से आया। अच्छा, कहीं कहीं पर ये लिखा रहेगा तो अब नहीं कहिएगा सर गलत लिखवा दिया, -8 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा सेंटीमीटर में -13 सेंटीमीटर। Did you understand? अब एक क्वेश्चन कीजिए, फिर हम नए कंसेप्ट पर आते हैं। सांची आपको आ रहा है? सांची बताइए तो कुछ। सर ये हाँ बताइए ऋषि। सर ये रेडियस वाला पॉइंट भी सर रदरफोर्ड ने दिया था। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने लिख दिया ना, इसलिए मैंने लिख दिया। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यहाँ तक जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज आप बताइएगा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए। ओके सर।
हाँ मेरे साथ एक क्वेश्चन लीजिए। V का मतलब वॉल्यूम है। किसी स्टूडेंट का मोबाइल बहुत बोल रहा है। सॉरी सर, सॉरी आपका सर, मैसेज हाँ आया है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सी है। हाँ नहीं कोई सी। बात नहीं। हाँ कीर्तिका आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. अब लगातार आइएगा कीर्तिका। हाँ सुन लीजिए। हाँ Yes. लगातार आइए, समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, घबराइए मत, सब हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, ऋषित का। बाकी लोगों का आंसर आ गया। आप क्या कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो ले लीजिए। बताइए एटम स्फेरिकल होता है तो 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। और Yes, जब sir. एटम स्फेरिकल है तो न्यूक्लियस भी उसी के अंदर है तो वो भी स्फेरिकल होगा। 10⁻⁻15 का होल क्यूब। अच्छा, देखिए, ये ऐसे सॉल्व करना था। हाँ कोई बात नहीं, आपने आंसर डायरेक्ट भी दे दिया, कोई बात नहीं, सॉल्व करने का तरीका यही है। हाँ कोई बात नहीं, आपका आंसर तो सही है ना, लेकिन डिटेल मेथड में अगर कोई गलती है तो चेक कर लीजिएगा। अभी -30/10⁻⁻45 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एटम, मेरी बात गौर से सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻15। तो पहला रिलेशन आया वॉल्यूम ऑफ एटम, देखिए बहुत बड़ा है न्यूक्लियस से, बताइए हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, सारे sir. लोग बताइए। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं पर नहीं है यहाँ पर, इसलिए उसका उल्टा कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15 वॉल्यूम ऑफ एटम। यस सही कहा, हाँ या ना? सही Yes, कहा? Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस। तो ये रिलेशन डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। No, अब sir. आइए, वेरी गुड वेरी गुड। Has everyone completed? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सांची Yes, कुछ sir. पूछना है? सांची क्लियर है सब कुछ? यस सर। चलिए अब असल है ये कंसेप्ट पर, सारे लोग सुनिए, टॉपिक डालिए। अब यहाँ से क्लास मिस नहीं होना चाहिए, एकदम यहाँ से इंटायरली डिफरेंट टॉपिक। चलिए पहला टॉपिक डालिए सारे लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसी को बीच में नहीं बोलना, मैं पहले समझाऊंगा फिर आपका डाउट लूंगा। ओके एवरीवन? हाँ देखिए, यस सर। हाँ लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इसी को, EMR लिख दीजिए, बात बराबर है। अब जानते हैं रेडिएशन 9th में पढ़ा होगा, लाइट जो होता है, रेडिएशन जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, पढ़ा होगा ना? हेलो एवरीवन, पहले टॉपिक लिखिए, मैं आसान लैंग्वेज में पहले समझाऊंगा फिर उसको डिफिनेशन के फॉर्म में समझाऊंगा। सारे लोग प्लीज तैयार रहें। लिख लिया टॉपिक? हेलो एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आप सुनिए, 2 मिनट रुक जाइएगा सारे लोग। देखिए रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल, हम आपको इसलिए बोर मॉडल ऐसे भी नहीं पढ़ना है, बाद में ही पढ़ना है, लेकिन ये सब जो कोशिश हो रही है टॉपिक का वो बोर मॉडल को समझने के लिए। उसमें पहला टॉपिक अभी आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
यानी बोर साहब ने लाइट पर बहुत रिसर्च किया था, लाइट, तब अपना मॉडल बनाया। और उस लाइट पर रिसर्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे हम। सब आसान है, कोई टफ नहीं, आप बस अच्छे से देखिए क्लास को और सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना है तो मैं आपको 3 बातें पहले समझाता हूं, प्लीज सुनिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 3 चीजें हैं, 3 चीजें। पहला, जब मैंने ये बातें बोली कि रेडिएशन जो होता है वो वेव होता है, तो वेव कहीं ना कहीं प्रोपेगेट करेगा, कहीं एक्स डायरेक्शन में होगा, कहीं पर वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पहला कंसेप्ट है, लिखना नहीं है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव किसी ना किसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, पहला। दूसरा, बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रो लिखा हुआ है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद मैग्नेटिक लिखा हुआ है कि नहीं, सारे लोग बोलिए। Yes, तीसरा, हाँ, तो तीसरा कंसेप्ट Magnetic. होगा मैग्नेटिक फील्ड। सुनिए अच्छे से, हर चीज को आप एकदम छोटे फॉर्म में पढ़िए। पहले इस तरह पढ़िए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 3 चीज हैं। मैं तीनों को आपको दिखा रहा हूं इस फिंगर से। बताइए, तीनों फिंगर दिख रहा है आपको, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड कंसीडर कीजिए, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे, ऋषिक, अमान, आयुषी, अर्पित, सब लोग बोलिए। ये 3 Yes, फिंगर sir. दिख रहा है आपको। यस सर। यस सर। एक को मानिए डायरेक्शन ऑफ वेव, ओके सर। एक को मानिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ वेव, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. बताइए तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर है। अमान, अर्पित, सब लोग बताइए तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। यस सर। यस सर। बस डिफिनेशन खत्म। कोई भी पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले आप कंसंट्रेट करो, बुक की बात को छोड़ो, आसान वे से समझो मेरे स्टूडेंट। 3 बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए डिफिनेशन पर, अपने से बोल दो। द वेव in which electric field and magnetic field are present, which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल लाइट। अगर लाइट यहाँ पर है तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होगा और सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सर लाइट में भी ये कोई भी लाइट? या कोई भी लाइट, अभी बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल लाइट। Light travels in the form of electromagnetic radiation. अभी एग्जांपल की पीएचडी कराएंगे आपको। पहले डिफिनेशन सबको समझ में आई? 3 बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चाहिए। कौन कौन, जल्दी बोलो, कौन कौन? Direction of propagation of wave, electric field, magnetic field. And magnetic field. Yes. मैं चाहता तो डायरेक्ट डिफिनेशन लिखाता तो आपको वो लैंग्वेज टफ लगता। अब आपको दिमाग में आ गया 3 चीजों की जरूरत होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी कहेगा आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कहिए द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of wave. सच बताइए एवरी स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया? आ गया यस सर। अब सुनिए, मैं आपको एक आसान वे से भी लिखवा रहा हूं, गौर से सुनिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 बातों की जरूरत हुई, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो लिखिए इन EMR, लिखिए इन EMR, मेरे साथ साथ लिखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। देखिए इस स्टाइल में पढ़िए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कहीं ना किसी डायरेक्शन में होगा, नंबर 1। दूसरी चीज की जरूरत हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की,
और तीसरी चीज क्या जरूरत पड़ेगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, ये समझने के लिए है। EMR 3। सुष्मित सिंह समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं डिफिनेशन लिखा रहा हूं। द वेव विच व्हेन प्रोपेगेट्स, जब ये प्रोपेगेट्स करता है, प्रोपेगेट्स, समझ में बात आ रही है कि नहीं सबको? जल्दी बताइए प्लीज, यहां तक सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. एंड कॉजेज द ऑसिलेशन। देखिए पहले ये डिफिनेशन लिखवाता ना तो आप कहते हैं अरे सर बहुत टफ डिफिनेशन है, समझ में भी नहीं आया। अब हम आपको समझा दिया, कोई भी लैंग्वेज विच व्हेन प्रोपेगेट्स कॉजेज द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहीं से भी पास करेगी तो समझिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा मार्केट में मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशंस कहते हैं। विच आर, आगे लिख लीजिएगा इधर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द, ये मैंने डिटेल में लिखवा दिया, डायरेक्शन ऑफ वेव। और इतनी बड़ी डिफिनेशन को समझने के लिए वही मैंने कहा 3 चीजें याद रखिए, एकदम 3 चीजें, डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर। बस इस तरह पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। इस कॉल EMR या EMW। तो सब लोग को समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, हाँ या ना? Yes, sir. यही तो कहा था मैक्सवेल ने यही तो कहा था, वेव थ्योरी यही दिया था। EMR travels in the form of wave, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ग बताइए। EMR travels in the form of, सारे लोग बोलिए, in the form of wave। तो बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेस्ट एग्जांपल बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल बोलिए सारे लोग। Light. Yeah. Light travels in the form of electromagnetic wave. Yeah, is the best example. अब मैं और अच्छी बातें अब मैं बताने जा रहा हूँ। सच बोले, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा तो आपके माइंड में 3 चीजें आनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। दिस इज द डिफिनेशन। कोई क्या बताओ, कोई एग्जांपल दो। जैसे लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। कोई क्या EMR EMW सेम होता है? कि ये सेम होता है, बिकॉज कोई भी रेडिएशन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, हाँ या ना? बताइए, सबको समझ में आया? लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है या लाइट में, हाँ तो या हमें लाइट फील क्यों नहीं होता सर? नहीं, फील क्यों होगा? आप देखने गए, करंट को देखने गए, आप करंट को देखने गए, वो ऑसिलेट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप कोई भी चार्ज बॉडी होती है, चार्ज बॉडी कहीं पर भी होती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल जहां पर भी होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होती है। हाँ बोलिए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको 1 मिनट ऋषि, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, आप बताइए ऋषि क्या पूछ रहे थे? लाइट तो कितनी, मतलब लाइट तो एक्सेस में प्रेजेंट होती है हमारे अराउंड, तो उसके बहुत सारे, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसका, तो वो हर जगह होना चाहिए ना? हाँ, हर जहां भी होता है वहां होगा। गामा रेस, अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट का कौन सा फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपको मैं समझाऊंगा और एग्जांपल दूंगा। अभी 2-3 मिनट रुक जाइए आप, जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो अभी आएगा। ऋषि आप बताइए क्या डाउट था आपका? सर अब हम बोल रहे हैं कि लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, तो क्या ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि हाँ जिससे पता चल सके, या फिर हम भी आज के टाइम में भी कर सके कि हाँ इससे नहीं, अभी बता रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी बता देता है। लेकिन पहले ये समझ, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा वहां तीनों चीजें होंगी। जैसे ये 3 कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेट कर रहा हो। अब सुनिए, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है
कि हमको कैसे पता चलेगा कि लाइट में ये है, वो हम बताएंगे। लेकिन ये पहले माइंड क्लियर होना चाहिए कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां पर भी होगा 3 बातें होंगी, डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तीनों एक दूसरे के फॉर्म में ऑसिलेट करेगा परपेंडिकुलर। अब आइए कि सर हम कैसे पहचान, अब मैं समझा देता हूं जो आपका डाउट है, मैं भी समझा देता हूं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जांपल दीजिए, उसके पहचानने का तरीका बताइए, उससे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले यहां तक क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बता दें। यस सर। सबको क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर, क्लियर है। अब आपके डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। सुनिए अच्छे से। पहला पॉइंट डालिए, पहला पॉइंट डालिए, तैयार रहिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या वेव है। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कोई जो वेव होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं आपका दोस्त होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जो साउंड वेव होती है उसको फैलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर, मीडियम की होती है। तो पहली बात, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती नहीं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, वैक्यूम में भी कर सकते हैं। हाँ, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अभी सब आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, इसको फैलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। पहला पॉइंट। अमन, अर्पित, आयुषी, सबको क्लियर है? हाँ या ना? सर क्लियर है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अमन आप, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट आइए, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब बताइए सबसे खास बात, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन ट्रेवल विद सेम स्पीड, और वो है स्पीड ऑफ लाइट। सेम स्पीड मतलब स्पीड ऑफ लाइट। हाँ 10⁸ आई थिंक। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट एंड विच इज इक्वल टू दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब असल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी नहीं बताया मैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ जो आपको आना ही चाहिए। तो बताइए कितने भी, सुनिए अच्छे से, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबकी स्पीड क्या होगी? सेम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आया सबको समझ में? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा आप सुनिए, अच्छा ये लिखा कि नहीं लिखा पहले बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। लिख लिया सर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर देंगे। तैयार हैं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ठीक, अब सुनिए, लाइट एक जनरल टर्म मैंने बोला था ना कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आइए बताइए, क्या गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? कौन बताएगा, है या नहीं? सर आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, कीर्तिका आप बताइए, क्या गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? गामा रेज भी क्या एक तरह का लाइट ही फॉर्म है ना? अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए, अल्ट्रा वायलेट रेज है या नहीं, जो सन से आती है? हाँ है सर। अच्छा, हाँ है सर। कैसे पहचाना? कोई आपके लॉजिक है इसके पास? देखिए मैं समझा देता हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जाम्पल को याद रखना तो एक ही कंसेप्ट याद रखिए, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, जिसके पास चार्ज नहीं हो, कोई रट्टूमाल की तरह। इसलिए क्वेश्चन पूछता है क्या कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? कहिए नहीं, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। गामा, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विवगॉयर, वायलेट लाइट, रेड लाइट, किसी के पास चार्ज नहीं है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप एग्जाम्पल को रट लेंगे वो एक अलग मैटर है, वो उसका हमारे पास इलाज नहीं है। लेकिन कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिए लाइन, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे बच्चे को याद है, 3 × 10⁸, ये सारे स्टूडेंट को याद है कि डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। पहचानेंगे कैसे? दिस इज द कंसेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट हैव एनी चार्ज। इस पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे,
बताओ क्या अल्फा रेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? का ये नहीं, पॉजिटिवली चार्ज है, वो नहीं हो सकता। क्या बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? क्या ये नहीं, नेगेटिवली चार्ज है। क्या कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? नहीं, क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज है। क्या एनोड रेज है? नहीं, पॉजिटिवली चार्ज है। अब चेक कर लीजिए, कॉस्मिक रेज जितना एनसीईआरटी में एग्जाम है, किसी के पास चार्ज नहीं है। कॉस्मिक रेज नहीं है, गामा रेज नहीं है, एक्स रेज नहीं है, विबगोयर, वायलेट, इंडिगो, बोलू किसी के पास नहीं है। माइक्रोवेव नहीं है कोई चार्ज, रेडियो वेव नहीं है कोई चार्ज। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हर वो लाइट का फॉर्म जिसके पास चार्ज नहीं है मेरे स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, बोलिए ना। Yes, sir. अल्फा बीटा और गामा है सर, वो रेडियो वेव्स हैं। नहीं, एक मिनट, अल्फा क्या बोले? अल्फा रेस अल्फा तो बीटा और गामा नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज है इसमें, नहीं पॉजिटिव सर, चार्ज है। रेडियो वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स हैं। नहीं, रेडियो अल्फा रेस, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्फा रेस नहीं है, अल्फा रेस एक रेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है ये। ओके सर। अच्छा, अब आप जो कह रहे थे, अब मैं बता रहा हूं। जिसने मेरी पहली क्लास की है, सारे लोग आंसर देंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, कैथोड रेस को पास किया। बताइए क्या ये डिफ्लेक्ट होगा? होगा कि नहीं? चूंकि चार्ज है, डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? Yes. यार बताइए। Yes, sir. हेलो एवरीवन, होगा। Yes, sir. होगा। अच्छा, अब बताओ। अब मैं तुम लोग कह रहे थे ना लाइट को कैसे फील नहीं हो पाता है, इसलिए फील नहीं हो पाता है। तुम गामा रेस को पास करो, सीधे पास हो जाएगी, क्योंकि इस पर के पास चार्ज ही नहीं है। दे डू नॉट डिविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, बोलिए ना। कीर्तिका, अर्पित, ऋषित, रोशनी, आयुषी, अमन, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, एक मिनट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, वेव के रेडिएशन का एग्जाम्पल का तरीका ये है, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। ओके सर। बस। यस सर। हाँ, ये एकदम दिमाग। अब उसका एग्जाम्पल हम देंगे आपको, भी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। तो थोड़ा सा, हाँ, टीचर पर पेशेंस रखना है। तो बहुत सारी बातें है ना, धीरे धीरे क्लियर होंगी, क्योंकि 11th है ना, शुरू में पूरा बात बोलने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे हम आपको और अच्छा पॉइंट सब बताएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ चलिए सांची, आप डाउट पूछे, क्या पूछ रही थी? सर मैं श्रेष्ठा हूँ, मैं ये पूछ रही थी कि सर अगर मतलब कोई चार्ज ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे, तो फिर वो इलेक्ट्रिक तो फिर नहीं, वो दो हाँ, हमको मालूम है आप क्वेश्चन यही पूछिएगा। मैं बता रहा हूँ, एक चीज ये है, दो अलग अलग चीजें हैं। जब लाइट प्रोपेगेट कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो ऑसिलेट कर रहा होगा, ये एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन ये है कि अगर हम गामा रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक एक्सटर्नल, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो उसमें कोई डिविएट नहीं होगा, बिकॉज गामा रेस में कोई चार्ज नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हेलो एवरीवन, आया समझ में? दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, श्रेष्ठा समझ में आया? दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? हेलो एवरीवन, तो लिखिए, दे डू नॉट हैव एनी। डे का मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, सुनना है ना सारे लोग? यस सर। हाँ, दे डू नॉट हैव एनी। इस पर जितना स्टार पॉइंट डालना बना लीजिए। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अमन, ये लाइन समझ में आया? अमन? यस सर। हाँ, तो अमन एक दफा आप बताइए, मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चार्ज होगा रेडिएशन में? अमन बताइए। हाँ, नो सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। श्रेष्ठा, क्लियर है आपका कंसेप्ट, हाँ या ना? सर ये समझ में नहीं आ रहा, अगर इसमें चार्ज ही नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रिक कैसे हो रहा है? नहीं, आप नहीं समझ रहे। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट दे डू नॉट डिविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ओके ओके सर। हाँ, ये लाइन मेरे फिर से सुनिए। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स,
इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, पहली ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। बट दीज रेज आर अप्लाइड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सीधे पास करेगी, क्यों? उसके अंदर चार्ज नहीं। दो अलग अलग चीजें हैं, मेरी बात गौर से सुनिए, फिर से सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहां पर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऑसिलेट कर रही होगी। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और रेस पास करेंगे तो वो डिविएट नहीं होगी, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं। सुना? हाँ या ना? यस सर। मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तीन बातें होती हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तीन कंपोनेंट होती है, इस तरह याद रख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट सब ऑसिलेट कर रहा होगा। लेकिन यही पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो दे डू नॉट डिविएटेड, सीधे पास। इससे साबित हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर कोई एक्सटर्नल वर्ड है, बाहर से। यहां पर है कि लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप देख ही नहीं रहे हैं, वो ऑसिलेट कर रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। समझा कि नहीं? ये कहने का मतलब। ओके सर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या नहीं, आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला कैथोड रेस, टिक मारिएगा सब पर, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अल्फा रेस, सी अल्ट्रावायलेट रेस, डी गामा रेस। इसमें कौन कौन नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? जल्दी टिक मारिए। सर आर नोट बताना है सर। एक तो कैथोड रेज नहीं है और एक अल्फा रेज। कैथोड रेज, अल्फा रेज एंड गामा वेरी रेज। गुड, बस। नहीं, अरे गामा, अरे गामा है, क्योंकि गामा में चार्ज नहीं है भाई। हेलो एवरीवन, ए एंड बी। सांची समझ में आया? सांची? यस। अभी और क्वेश्चन सब कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन कराने का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल, इस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ सर, मुझे ईएम रेशियो में डाउट था। इसमें सर ईएम रेशियो। हाँ किस ईएम रेशियो में? अच्छा, हाँ, ई बाई एम रेशियो। हाँ बोलिए। बाकी लोग जा सकते हैं, डाउट है तो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ, ओके बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। जिनको कोई डाउट है तो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ऋषित। ओके, बोलिए। हाँ बोलिए सांची। हाँ बोलिए सूरज। सर ई बाय एम रेशियो ऑफ एनोड और कैथोड रे समझ नहीं आया था मेरे को। ठीक है, चलिए। हाँ ओके, ठीक है। देखिए, कैथोड रेज जो होती है आर नथिंग, कैथोड रेज आर नथिंग बट इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जब बोले माइंड में आइए कि ये इलेक्ट्रॉन है। ओके सूरज? हाँ या ना? कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्क है बस। तो देखिए, ई बाई एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। तो आप देखिए, हाइड्रोजन गैस रखिएगा तो ये आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही देगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। आप ऑक्सीजन गैस भी रखिएगा तो आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही देगा कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन ही देगा तो H2 के केस में भी E बाई एम जो होगा, इलेक्ट्रॉन ही का चार्ज, इलेक्ट्रॉन ही का मास। O2 गैस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी का चार्ज, उसका तो सेम ही ना आएगा? बोलिए हाँ या ना? इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर। क्यों? कोई भी गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही देगा। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देता है। चाहे हाइड्रोजन गैस रखोगे तो इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन गैस रखोगे इलेक्ट्रॉन देगा। तो हर केसेस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो सेम ही आएगा ना, रेशियो। इसलिए कहा गया कि कैथोड रेज का E बाई एम रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। आया समझ में? यस सर। अब आइए एनोड रेज। एनोड रेज क्या चीज की डिस्कवरी करता है ये पहले बताइए आप। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। हाँ, ये बात हुई ना। प्रोटॉन, जल्द मत बोल दीजिए, प्रोटॉन है। लेकिन अब देखिए, प्रोटॉन कब है? जब आप हाइड्रोजन गैस लीजिएगा तो ये आयनाइज होकर H+, इसी को प्रोटॉन कहेंगे। सुना? ऑक्सीजन गैस लीजिएगा तो ये O+ की डिस्कवरी, पॉजिटिवली रेस की डिस्कवरी किया। नियॉन लीजिएगा तो Me+। तो बताइए, सब में अलग अलग पॉजिटिव आ रहा है तो E बाई एम रेशियो, H+ का चार्ज मास अलग होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन को नहीं, O+ का चार्ज और मास, Ne का चार्ज और मास अलग अलग आएगा कि नहीं?
बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसलिए ये डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। ओके साइंटिस्ट। हाँ यस सर। वेरी गुड। और कुछ पूछना सर है आपको? पॉजिटिव रेज और कैथोड रेज सेम है? अरे नहीं, क्यों सेम है? अरे अल्लाह, कहाँ से? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन बताता है, कैथोड रेज का मतलब नेगेटिवली चार्ज, एनोड रेज का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ये हुआ ना। तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, किसी में H प्लस है, किसी में O प्लस है, किसी में Ne प्लस है, दो अलग अलग चीजें हैं ना। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बताया। अरे बोलिए ना, कैथोड और पॉजिटिव कैसे एक हो सकता है? कैथोड रेज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। हाँ नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो आपका पिछला वीडियो था, मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव रेज भी थी उसमें, जब वो मूव करता है। हाँ, तो मैं वही तो बताया कि जब थॉमसन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो इलेक्ट्रॉन क्या देखा इन्होंने, यहाँ पर ZN स्क्रीन लगाया तो इन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो ये कैथोड रेज हुआ। ये किसकी वजह से हुआ? इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज है तभी तो एनोड की तरफ गया, पॉजिटिव होता है, कोई भी नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये कैथोड है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि भाई आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा, H प्लस फिर कहाँ गया? तो बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि H प्लस अपोजिट डायरेक्शन में मूव क्या होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, तो उसको पॉजिटिवली रेज कहा गया। ये तो बात, हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दिया ना कैथोड में। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर जब आयोनाइज होगा H प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस तो था लेकिन थॉमसन की नजर H प्लस पर नहीं गई, उसको एक ही, चूंकि ZN स्क्रीन इधर ही ग्लो किया तो उनको इलेक्ट्रॉन का ये वाला रेस तो दिखा कि ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रेस कैथोड से आ रही है एनोड की तरफ, और ये चूंकि एनोड की तरफ आ रही है इसका मतलब कैथोड रेस पर नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन को तो बताया, तो बाद के साइंटिस्ट ने क्या किया, इधर ZN स्क्रीन लगा दिया। समझ में बात आ रही है? तो इधर जब लगाया तो H प्लस की मूवमेंट इधर हो गई। उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज रेस भी है, डिस्चार्ज ट्यूब से दो रेस की एक्सपेरिमेंट हुई, दो रेस की डिस्कवरी हुई, एक कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई, एक एनोड रेस की डिस्कवरी हुई। आया समझ में? यस सर। बस वो डायरेक्शन पर डिपेंड किया, कैथोड टू एनोड गया तो कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई, एनोड टू कैथोड गया तो पॉजिटिवली चार्ज रेस की डिस्कवरी हुई। इस तरह पढ़िए आप। यस सर। सर एक और डाउट था कि आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था कि द E/M रेशियो इज मैक्सिमम इन Na प्लस Al3 प्लस और H प्लस एंड Mg प्लस। हाँ मैं बता देता हूँ, Al+3 है। आप छोड़ दीजिए E/M रेशियो पर, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे अच्छे मैंने आपको करा दिया है। इसका E/M कैसे निकालिएगा बताइए? 1 है चार्ज, 1 मास 23। इसका कैसे निकालिएगा? 2 चार्ज है, मास 24, 1/12। इसका चार्ज कितना? 3/20 1/9। हाँ 1/9। हाइड्रोजन का क्या है? 1/1। इसका मैक्सिमम है। किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कोई क्या अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज निकालिए, He2 प्लस है, चार्ज 2 है, हीलियम का मास 1/2, निकाल लिया। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, नॉट ओनली कैथोड रेज और एनोड रेज। कैथोड रेज एनोड रेज है तो ये क्लियर हुआ कि कैथोड रेज का E/M रेशियो सारी गैस का सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह पूछे कि Na प्लस का स्पेसिफिक चार्ज निकालो तो 1/23, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। ओके सर बीटा रेज में चार्ज होता है? हाँ, बीटा नेगेटिवली चार्ज होता है ना। ओके सर। गामा न्यूट्रल होता है, अल्फा पॉजिटिवली, बीटा नेगेटिवली और गामा न्यूट्रल।